न्यूज नेशन के स्पेशल शो कोरोना पर डॉक्टर से बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के दो बड़े डॉक्टर के अग्रवाल और उमा कुमार, जो कोरोना से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। हमारे स्क्रीन पर लगातार एक नंबर फ्लैश हो रहा है जिस पर कॉल करके आप डॉक्टर से अपने सवाल पूछ सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। मगर डॉक्टर से बात करने से पहले आपको बता दें कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1300 के करीब पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 200 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। करीब 3 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच दिल्ली से मरकज जमात की खबर आने के बाद कोरोना मरीजों में इजाफा होने की आशंका और बढ़ गई है। इंसानियत की दुश्मन बनी जानलेवा जमात। दिल्ली में 2000 लोगों की मरकज पर सवार। जब पूरे हिंदुस्तान में 21 दिनों का लॉकडाउन है, जब किसी को भी घर से बाहर निकलना मना है, जब किसी जगह 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी है, ऐसे में दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज की खबर ने देश भर में हड़कंप मचा दिया है। क्योंकि जमात में शामिल 24 लोग कोरोना से पीड़ित पाए गए। निजामुद्दीन में 13 मार्च से 15 मार्च के बीच तबलीगी जमात का आयोजन था। इस तबलीगी जमात में करीब 2000 लोग शामिल हुए। मरकज में 100 से ज्यादा विदेशी लोग भी मौजूद थे। मरकज के बाद ये लोग देश के कई शहरों में गए। मरकज से मिली जानकारी के मुताबिक बहुत से देशी विदेशी श्रद्धालुओं के नाम, पते और मोबाइल नंबर तक भी नोट नहीं किए गए हैं। क्या ये बहुत बड़ी चूक है? ये चूक इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि 830 से ज़्यादा लोग इस मरकज़ में शामिल होने के बाद, जमात में शामिल होने के बाद देश के विभिन्न राज्यों में पहुंच गए हैं। कश्मीर में याद कीजिए पहली मौत हुई वो शख्स भी निज़ामुद्दीन से आए थे। याद कीजिए कि अंडमान निकोबार में 10 लोग संक्रमित हैं, जिसमें से 9 लोग इसी जमात में शामिल होकर आए थे। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों की पुलिस जमात में शामिल हुए लोगों को लगातार खोज रही है, खंगाल रही है। सोचिए, 2000 लोगों की भीड़ में शामिल 2 दर्जन कोरोना मरीज जहां भी गए होंगे, उन्होंने कितने लोगों को संक्रमित किया होगा और आने वाले दिनों में कोरोना के कितने मरीजों की संख्या बढ़ सकती है और कितने मौत की वजह बन सकते हैं। लापरवाही का यह आलम तब है जबकि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही इस जानलेवा वायरस से मरने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 25 मार्च तक कोरोना के 657 मामले सामने आए थे, जबकि 11 लोगों की मौत हुई थी। 26 मार्च तक कोरोना के 735 केस हो गए और 16 लोगों की जान चली गई। 27 मार्च तक कोरोना मरीजों की संख्या 886 हो गई। मृतकों की तादाद 19 पर थी। 28 मार्च तक 1029 लोग कोरोना के शिकार बन गए और 24 की मौत हो गई। 29 मार्च तक कोरोना मरीजों की संख्या 1139 पहुंची, जबकि मृतकों की संख्या 27 हो गई। 30 मार्च तक कोरोना के पेशेंट 1251 हो गए और 29 लोग दम तोड़ चुके थे। वहीं 21 मार्च को देश भर में करीब 150 मामले सामने आए और 3 लोगों की जान गई। अब तक देश में 1251 कंफर्म केसेस आए हैं और टोटल 32 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। पिछले 24 घंटों में 227 नए कंफर्म केसेस और 3 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं। आशंका जताई जा रही कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि सरकार और पुलिस प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद लोग गंभीर नहीं हो रहे और धर्म के नाम पर जमातों में शामिल होने से बाज नहीं आ रहे। ये कुछ ऐसी गलती है जो इटली, स्पेन और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने की थी और उसका खामियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। इटली में पिछले 10 दिनों से रोजाना 700 से 800 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। वहीं स्पेन में भी कोरोना तेजी से कहर बरपा रहा है। यहां तक कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी इस जानलेवा वायरस से बच नहीं पाया। इसलिए जरूरी है कि लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करें और वो सभी सावधानियां बरतें जिसके जरिए कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। टीम न्यूज नेशन। देश के दो बड़े डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर के अग्रवाल सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और साथ ही डॉक्टर उमा कुमार डिपार्टमेंट ऑफ रेनोमोटोलॉजी से हमारे साथ हैं, एम्स से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर उमा। सबसे पहले डॉक्टर के अग्रवाल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये मरकज जैसे आयोजन और उसमें लोग शामिल होना,
इस तरह से एक जगह इकट्ठा होकर किसी धार्मिक स्थान पर या धार्मिक स्थल या धार्मिक कार्य को अंजाम देने से देश को कितना बड़ा खतरा हो सकता है? So let us go back to the history. If we go back to South Korea, all the infections started with the church. There was a lady who was in the church. She participated in the church. And in the evening, she went to the hospital that she is not well. And she wanted a COVID test done. They did not do. She came back. She participated in church chanting, which is participated by over 1,000 people. डॉक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हिंदी में अगर आप अपनी बात कहें। एक लेडी जो साउथ कोरिया में थी, चर्च में गई। चर्च में शी सेड मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल में गई। अस्पताल ने उसको देखने से मना कर दिया। वो वापस आई चर्च में, उसने लोगों के साथ में चैंटिंग करी। अब वहां पर चैंटिंग का क्या था कि वो जोर जोर से बोलते हैं जी। वहां का जो वर्ड है वो उस चैंटिंग में एमन आता है, आमीन इस्लाम में आता है, ओम हिंदुइज्म में आता है। तो वहाँ वो जोर जोर से एमन जोर जोर से बोलते हैं। जब सारे लोग जोर जोर से बोलते हैं और अगर आप सुपर स्प्रेडर हो तो उसने कम से कम 1,000 लोगों को इन्फेक्ट किया और जाके अस्पताल में भी इन्फेक्शन दे के आई। एंड शी वाज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर द होल कोरिया। लेट अस से व्हाट हैपेंस इन ईरान। ईरान के अंदर में भी दरगाह के अंदर में और मॉस्क के अंदर में जब लोग गए वो इन्फेक्शन लेके वापस आ गए। लेट अस सी नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन निजामुद्दीन। निजामुद्दीन की दरगाह के पास में जो दूसरी जगह है जहाँ पे जमात वाले लोग इकट्ठे होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के मुसलमान है जो पूरे इंडिया से पूरे वर्ल्ड से आते हैं, इकट्ठे होते हैं जी। फिर ये 6 सेक्शंस के हिसाब से कंटिन्यूअस ये प्रेयर करते हैं। इनकी प्रेयर जोर से होती है, चिल्ला के होती है। उसमें वर्ड्स जिसमें आ ई आते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। अल्लाह। नाउ रिमेंबर द डिक्शनरी, रिमेंबर द वर्ड्स। व्हेन आई से तो मैं ड्रॉपलेट को दूर तक ले जा रहा हूँ जी। जब मैं बोल रहा हूँ ई, थोड़े कम दूर तक ले जा रहा हूँ। ऊ, थोड़े और कम तक ले जा रहा हूँ। मेरा मुंह बंद है, ड्रॉपलेट्स कम जा रहे हैं। तो रिलीजियस चैंटिंग्स में इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है जी। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए जी। जब कॉलर जालेम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा उनका सवाल पूछ लेते हैं कि वो आज क्या जानना चाहते हैं आप लोगों से। जालेम, आप पूछिए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि सर एक तो अभी इन दिनों चल रहा है कि भाई गर्म पानी पीना या गर्म भाप लेना, तो उससे सही हो सकता है। एक मैं यूँ पूछ रहा हूँ, जो आवश्यक सेवा में लगे हैं जो एम्प्लॉई, वो घर पे आए हैं तो अपने क्या सावधानी बरते इनसे बचने के लिए? ठीक है डॉक्टर उमा कुमार, क्या सावधानी है तो एसेंशियल सर्विस वाले जो लोग हैं वो बरतें। दूसरा सवाल उनका ये था कि गर्म पानी पीने और भाप लेने की सलाह दी गई है, यानी कि स्टीम लेने की सलाह दी गई है, तो ये क्या कारगर है? देखिए, जो गर्म पानी पीना है या स्टीम लेना है इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये क्यों एडवोकेट किया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है। जो वायरस होता है वो नेज़ोफेरिंक्स में, यानी जो शरीर की जहाँ से सांस जाती है वो हिस्सा है जहाँ पे जाके ये वायरस इकट्ठा होता रहता है और फिर वहाँ से वो सांस की नली में जाके सांस की परेशानी कर देता है और लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जब गर्म पानी पीते हैं या फिर स्टीम लेते हैं तो वो उस एरिया में जाके वो वायरस को वहाँ से इकट्ठा होने से कम कर सकता है। इसीलिए कहते हैं फ्रीक्वेंट पानी पीना, ल्यूकवार्म वाटर थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहें जिससे गला साफ रहता है। और उसके अलावा स्टीम से भी वही सारी चीज़ होती है। फिर इन्होंने कहा कि अगर जो ऑफिस के लोग हैं उनसे कैसे इंटरैक्ट करें, तो 3 चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो वहाँ भी लागू होती हैं। एक है फिज़िकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग ना कह के हम इसको फिज़िकल डिस्टेंसिंग कह लें, जहाँ पे 6 से 10 फीट का फासला 2 लोगों के बीच में ज़रूरी हो जाता है। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ छूने से पहले जहाँ पे लोग आए और टेबल पे हाथ रखा तो अगर वो वहाँ यूज़ कर रहे हैं तो हाथ को सैनिटाइज़ कर लें। सैनिटाइज़र जिसमें 60% से ज़्यादा अल्कोहल हो उसको यूज़ कर लें या फिर साबुन पानी से अच्छी तरह हाथ को धो लें। और मैं ये भी बोलूँगी कि अगर किसी को खांसी की तकलीफ़ है
या फिर स्नीजिंग की प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसा लक्षण है तो वो मास्क का इस्तेमाल करें, जिससे कि वो बीमारी दूसरों में ना फैले, इसलिए खुद भी जानना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी को ऐसे खांसी आती है और हाथ में टिश्यू पेपर नहीं है या कोई ऐसा कपड़ा नहीं है, तो कहते हैं कि कॉफिंग और स्नीजिंग इनटू द एल्बो, मतलब अपने कपड़ों के अंदर मुंह करके आप कॉफ या स्नीज कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सावधानियां अगर रखते हैं तो उससे खतरे से बचा जा सकता है। कपड़ों पर ये बैक्टीरिया कितनी देर तक रहता है, ये वायरस कितनी देर तक रहता है कपड़ों पर, डॉक्टर उमा? देखिए, कपड़ों पे ये वायरस रहता है, कहते हैं 8 to 12 आवर्स, या फिर आप मान के चले एक दिन, मान लीजिए एक दिन तक ये कपड़ों पे रहता है। और जो वैसे हवा में ये रह सकता है 3 घंटे तक मैक्सिमम, और जो मेटल के सरफेसेस हैं या प्लास्टिक्स हैं उनमें 48 से 72 घंटे, यानी कि 3 दिन तक रह सकता है। ठीक है डॉक्टर, एक और कॉलर दिल्ली से विशाल हमारे साथ जुड़ गए। विशाल पूछिए। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कुछ लोग बालकनी पे खड़े होके अपने कपड़ों को झाड़ रहे हैं, चद्दर झाड़ते हैं या कुछ ऐसी चीज झाड़ते हैं, तो उसमें भी कोरोना के कण क्या मिट्टी या धूल के साथ लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं? ठीक है डॉक्टर के अग्रवाल, अब ये एक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर लोग अपने घर में भी हैं लेकिन बालकनी से कपड़ा झाड़ दे रहे हैं तो क्या उससे भी ऐसी समस्या हो सकती है कि आप कोरोना से पीड़ित हो सकते हैं? देखिए, नंबर 1, अगर आप कपड़ों को झाड़ रहे हैं और कपड़े सूखे हुए हैं मान लीजिए, तो सूखे हुए कपड़ों को अगर आप झाड़ रहे हैं और कपड़ों के ऊपर में वायरस है, फिर तो आप वायरस को एयर में ले जा रहे हो। लेकिन अगर वो गीला कपड़ा है और उसको झाड़ रहे हो तो नहीं, वायरस पानी में जिंदा नहीं रहता। और उसको अगर वो झाड़ रहे हो तो वो गीले कपड़े से अगर वायरस होगा भी तो ह्यूमिडिटी से भारी हो जाएगा, इमीडिएटली नीचे जाके गिर जाएगा। याद रखिए, ह्यूमिडिटी में, कोल्ड एटमॉस्फेयर में, गीले स्ट्रक्चर में, पानी में वायरस नहीं रहता। इसलिए आप ये नहीं कह सकते मैं पानी में वायरस तो नहीं है। नदी में, पानी में, बहते पानी में, हमारे स्विमिंग पूल में अभी कोई एविडेंस नहीं है कि इसमें पानी रह सकता है। तो आज की डेट में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि अगर आप पानी वाले कपड़ों को झाड़ रहे हो तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर उमा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी आने वाले दिनों में किस तरह की चुनौती भारत को सामने फेस करनी है, क्योंकि 1300 के करीब मामले पहुंच गए हैं। जी देखिए, मैं दुनिया के फिगर्स को देखते हुए जो वर्ल्ड ओवर हो रहा है तो स्थिति तो बहुत वैबल लगती है। अगर हम सोचें तो इट्स क्वाइट स्कैरी। लेकिन अब जो चीज़ें बार बार एम्फेसाइज की गई हैं और जिस वजह से ये लॉकडाउन किया गया है, अगर बहुत ही ईमानदारी से अपना धर्म मान के इन चीज़ों को अगर प्रैक्टिस किया जाए तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमें वो स्थिति नहीं फेस करनी पड़ेगी जो बाकी के देश फेस कर रहे हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट है मेरी अपने देश की जनता से कि वो इस चीज़ों पे ध्यान दें। फिजिकल डिस्टेंसिंग पे बहुत ध्यान दें, इकट्ठे ना हो, लॉकडाउन को पूरे ईमानदारी से आप फॉलो करें। डॉक्टर साहब हमारे साथ इरफान जुड़ गए भदोही से। इरफान, आपका क्या सवाल है? हाँ मैम, हेलो जी इरफान, आप अपना सवाल पूछिए। सर, ये न्यूज़पेपर जो आ रहा है, न्यूज़पेपर से भी वायरस से फैल रहे हैं, तो क्या न्यूज़पेपर बंद कर दिया जाए? नहीं, न्यूज़पेपर का समझ लीजिए कि न्यूज़पेपर में और गत्ते में फर्क होता है। न्यूज़पेपर पोरस होता है, तो पोरस न्यूज़पेपर में कोई खतरा नहीं है। पोरस का मतलब है जिसमें छेक होते हैं। इसका जीएसएम होता है, जितना पतला होता जाएगा, जितना खुरदुरा होता जाएगा, जो गीला हो जाता है, जो पानी को पकड़ लेता है अपने अंदर में, उसे हम पोरस बोलते हैं। पोरस न्यूज़पेपर के ऊपर में कोविड-19 नहीं रहता। लेकिन अगर पेपर का जीएसएम ज़्यादा है, मोटा पेपर है और उसके ऊपर में पानी डालोगे तो पानी उसमें वो चूसेगा नहीं, तो नॉन पोरस मटेरियल के अंदर में वायरस रह सकता है। अनिल हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। अनिल, आप क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल अनिल। अनिल से संपर्क टूट गए। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। जयपुर से राजेश, आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर से? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, शाम को मैं करीब 5 बजे करीब सब उठता हूँ मैं, रात को मतलब सुबह के टाइम दिन में अगर हल्का सा मैं थोड़ा खाना खाने के बाद सो जाता हूँ, उसके बाद सर अचानक से ऐसे वीकनेस हो जाती है, बॉडी में एकदम पेन हो जाता है, ऐसे पसीना जा रहा है सर पैरों में और थोड़ी घबराहट सी होती है, जैसे काली पीली सी आना चक्कर सा ऐसा महसूस हो रहा है। डॉक्टर उमा।
क्या इनको घबराने की जरूरत है, डरने की जरूरत है? कि ये बिल्कुल ना सोचे कि इनको, नहीं बिल्कुल नहीं, इनको बिल्कुल ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि इनको कोरोना के लक्षण आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के लक्षण जो हैं बहुत ही स्पेसिफिक हैं कि हाई ग्रेड फीवर होना, सूखी खांसी आना, सूंघने की शक्ति का कम हो जाना और सांस फूलने लगना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं कोरोना के। तो अभी क्योंकि मौसम भी ऐसा है तो हो सकता है आपको कुछ सिम्टम्स ऐसे लगें कि कोरोना शायद आपको हो गया है, लेकिन डॉक्टर से बात करने के बाद ही आप ये सुनिश्चित कर पाएंगे, आपको स्पष्ट हो पाएगा कि क्या आप कोरोना से पीड़ित हैं, लक्षण आपके जो हैं वो कोरोना वाले हैं या नहीं है। एक और कॉलर मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप पूछिए आपका क्या सवाल है। राजेश बोल रहा हूँ। हेलो राजेश, आप पूछिए आपका क्या सवाल है। हाँ सर, बाहर से अगर हम लोग दूध लेके आ रहे हैं, दूध की थैली पे अगर आ रहा है कोरोना, तो कुछ इफेक्ट हो सकता है क्या उससे? डॉक्टर के अग्रवाल, अगर दूध की थैली लेके आ रहे हैं तो क्या ऐसा संभव है कि उससे कोरोना का वायरस भी आप घर में ले आएंगे? आपके घर में दूध की थैली आ रही है, पैकेट्स आ रहे हैं, सब्जी के अंदर में पैकेट्स आ रहे हैं, कोई भी चीज आ रही है, तो आपने आते ही उसको धो लेना है अच्छे से। धोने के बाद में आप उसको रख देना है, फिर अपने हाथों को अच्छे से सोप एंड वाटर से धो लेना है। किसी भी चीज को, बाहर की चीज को हाथ लगाने से पहले अपने हाथ धो, उस चीज को धो और फिर बाद में अपने हाथ धो लो। और अगर कोई चीज लिफाफे में आए डॉक्टर साहब, तो अगर चीज में लिफाफे में आई है, पहले हाथ धो लो, उसके बाद में लिफाफे से उसको आप निकाल लो, उसके बाद में लिफाफे को डस्टबिन में डाल दो, उसके बाद हाथ धो लो। ठीक है। और ये भी याद रखिए, जो लिफाफे होते हैं वो पोरस होते हैं, वो कागज की तरह होते हैं, पतले होते हैं। वो पानी, जो भी कागज लिफाफा पानी भिगो के पानी को सोख कर रहा है, उसमें वायरस नहीं रुकेगा। ठीक है। जय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से। जय सिंह, आप क्या जानना चाहते हैं? सर जो है, क्या नोट के माध्यम से भी कोरोना फैल सकता है? एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहराएं। सर क्या नोट के माध्यम से, नोट के माध्यम, करेंसी नोट के माध्यम से क्या डॉक्टर उमा कोरोना फैल सकता है क्या? देखिए, नोट भी जो है उसमें बहुत स्पेशल प्रकार का पेपर यूज़ होता है, तो मैं तो नोट जो है सबसे इन्फेक्टेड मटेरियल होता है, क्योंकि बहुत सारे हैंड्स चेंज करता है वो, तो इसलिए नोट्स मैं कहूँगी जब पैसे देने से पहले और देने के बाद दोनों टाइम ही हाथ धोएं, और पैसे को हैंडल करने के बाद अपने हाथ को सैनिटाइजर से जरूर साफ करें। ये तो मेरी राय इनके लिए होगी। एक सवाल मैं भी जोड़ देता हूँ डॉक्टर उमा, ऐड करना चाहूंगा, एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। जी, नोट को अगर आपको बहुत ज्यादा गरीब नहीं है आप, तो जो भी नोट को आप रिसीव कर रहे हैं उसको एक हफ्ते के लिए प्लास्टिक में डाल के रख लें, एक हफ्ते के बाद में इस्तेमाल करें। लेकिन लोग तो अपनी जेब में, अपने पर्स में डाल लेते हैं डॉक्टर साहब, तो फिर क्या उससे इस संक्रमण के फैलने की संभावना बढ़ जाती है क्या? नॉर्मली इनको, जो चाइना ने कहा था, वो कहता था कि प्लास्टिक अपने यहाँ रखो, लोगों को बोलो उस प्लास्टिक में डालें। जो आपने दुकानदार में छुट्टा लिया, उस प्लास्टिक में रखा और प्लास्टिक के बाद में आपने उसको एक हफ्ते यूज नहीं किया। ये चाइना का प्रोटोकॉल था, और ये प्रोटोकॉल क्योंकि नोट्स के अंदर में, हॉस्पिटल के पेपरों में, हॉस्पिटल के अंदर में इस प्रकार के इन्फेक्शंस देखे गए हैं। और याद रखिए, अब सेम प्रिंसिपल अप्लाई करता है। नोट पानी सोखता है क्या? नहीं सोखता। ठीक है ना? तो इसलिए वो नॉन पोरस है। अगर वो नॉन पोरस होगा तो इन्फेक्शन करेगा। ठीक है। विनोद पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि ये वायरस है वो कितना टेम्परेचर सहन कर सकता है? कितना टेम्परेचर वो सह सकता है? अच्छा, आपके कहने का मतलब है कितने टेम्परेचर तक में ये जिंदा रह सकता है? डॉक्टर, मैं बता देता हूँ जी। देखिए, ये जो है 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वायरस पूरी तरह डेड हो जाता है, मर जाता है, यानी कि 56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो ये हाई टेम्परेचर पे और हाई ह्यूमिडिटी पे बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं करता। जी, कई बार हम देख रहे हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं और काफ़ी घंटे अगर वो बाहर बिता रहे हैं, इस दौरान अगर वो कुछ खा लेते हैं, हाथ कहीं इधर उधर लगाते हैं, तो क्या खाने से भी इस संक्रमण के आपके भीतर जाने की संभावना होती है, आशंका होती है क्या डॉक्टर के अग्रवाल? बिल्कुल नहीं होती है, खाने पीने से नहीं होता। खाने पीने के अंदर में कोई स्टडी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि ये फूड बॉर्न डिसीज है। खाने, ये जरूर है कि ये वायरस हमारे स्टूल में हो सकता है,
ये भी पॉसिबल है कि ये वायरस कभी प्रूफ हो जाए कि सीमन में भी आ रहा है। इसलिए लोगों को यही जैसे इबोला और जीका में हुआ था, तो कई सारे लोग पूछते हैं कि मैं सेक्सुअल लाइफ कोरोना से ठीक होने के बाद में कर सकता हूं, तो हम लोग कहते हैं 3 महीने वेट करो। क्या मैं ब्लड डोनेशन दे सकता हूं? 3 महीना वेट करो कोरोना से पीड़ित होने के बाद में। तो ये सारी प्रिकॉशंस लेनी जरूरी है, खाने पीने से नहीं होता। ठीक है, रश्मि हमारे साथ रांची से है। रश्मि, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आजकल आमतौर पे मौसम इस तरह के हैं कि यहाँ पे बहुत खांसी का और गले में खराश का प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक में, इवन हम लोगों को भी है। तो और बॉडी पेन, 99 फीवर, तो क्या इससे कैसे समझेंगे कि क्या है ये, क्या नहीं है? जी डॉक्टर उमा। हाँ, देखिए ऐसा है कि ये एक नया वायरस है, ये समझना ज़रूरी है, और जिसके सिम्टम्स भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी अगर हम बात करें तो अगर किसी मरीज को छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जो खांसी है उसमें बलगम आ रहा है और गले में बहुत दर्द है, तो ये लक्षण कोरोना के होने की संभावना कम हो जाती है। कॉमन कोल्ड या एलर्जिक ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर किसी को बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, हम कहते हैं हाई ग्रेड फीवर होता है यूजुअली मोर देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हाई ग्रेड फीवर है, गले में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, सूखी खांसी आ रही है, सांस फूल रही है और सूंघने की शक्ति अगर कम हो रही है, तो ये लक्षण कोरोना को ज़्यादा फेवर करते हैं बजाय कि कॉमन कोल्ड या फ्लू के। यानी कि कफ के साथ अगर खांसी आ रही है तो डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, संभावना कम है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये एक नया वायरस है जिसकी लिस्ट में सिम्टम्स हर दिन नए ऐड हो रहे हैं। जैसे कि कहते हैं कि डायरिया भी हो सकता है इसमें, तो वो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए और ये मेडिकल प्रोफेशनल का काम है इन चीज़ों को ध्यान में रखना। पेशेंट के लिए मोटे तौर पे ये ध्यान में रखना है कि हाई ग्रेड फीवर है, ड्राई कॉफ है और सांस फूल रही है, तो ज़रूर ही डॉक्टर को कंसल्ट करें।